सिर पर एक भारी लकड़ी के रथ का पहिया। मतलब उस पहिए पर एक या दो नहीं, पूरे 108 जलते हुए तेल के दिए रखें। बाप रे, 108? हाँ, 108। और इस अकल्पनीय वजन और आग के बीच एक इंसान बहुत ही लयबद्ध तरीके से नाच रहा है। सुनने में तो ये किसी सर्कस का कोई बेहद खतरनाक या जानलेवा स्टंट लग रहा है। बिल्कुल, पहली बार सुनने में ऐसे ही लगता है, लेकिन असल में ये उत्तर प्रदेश की एक बेहद पवित्र और सदियों पुरानी लोक परंपरा है। बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है। तो आज की हमारी इस गहराई से छानबीन करने वाली चर्चा का विषय कुछ ऐसा ही है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रही एक लाइव क्लास का ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ, यूपी जीके की क्लास। सही कहा। और पहली नजर में ये सिर्फ लोक नृत्यों और लोक गीतों की एक साधारण सी सूची नजर आती है, जिसे शायद छात्र परीक्षा पास करने के लिए बस रटते होंगे। देखिए, हमारी इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य सिर्फ इन तथ्यों को दोहराना या रटना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? असल में एक प्रतियोगी परीक्षा की वो क्लास एक पूरे राज्य के समाजशास्त्र, उसके भूगोल और उसकी जटिल सांस्कृतिक बुनावट का एक ब्लूप्रिंट है। एक ब्लूप्रिंट की तरह। बिल्कुल। हम ये समझने वाले हैं कि कैसे भूगोल की कठोरता या नरमी सीधे तौर पर इस बात को तय करती है कि वहाँ के लोग अपनी खुशी, अपना दुख या अपनी भक्ति कैसे जताएंगे। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। स्रोत के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्लासिकल डांस। हाँ, जिनमें से कथक उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की पहचान है, जो मूल रूप से कथावाचकों की परंपरा से निकला है। लेकिन इसके बाद स्रोत तुरंत लोक नृत्यों की तरफ मुड़ जाता है। और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सही बात है। मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभरती है कि शास्त्रीय नृत्य जैसे एक बहुत ही औपचारिक निबंध या फॉर्मल एस्से है। हाँ, जिसका अपना एक सख्त व्याकरण है। बिल्कुल, कुछ नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ लोक नृत्य उस इलाके की स्थानीय बोली या क्षेत्रीय स्लैंग की तरह है, जो सीधे लोगों के खेतों और आंगनों से निकलता है। हाँ, एकदम बिना किसी फिल्टर के बाहर आता है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि कैसे यह स्थानीय बोली हर कुछ 100 किलोमीटर के बाद अपना लहजा बदल लेती है। मतलब जगह के साथ कला भी बदल जाती है। एकदम। अगर हम यूपी के सांस्कृतिक नक्शे का विश्लेषण करें तो ये सिर्फ प्रशासनिक जिलों में नहीं बटा है। तो फिर किस आधार पर बटा है? ये भावनाओं और जीवन शैली के आधार पर बटा हुआ है। जैसे पश्चिमी यूपी का ब्रज क्षेत्र अपनी अलग मिठास लिए हुए है, और दक्षिण का जो सूखा बुंदेलखंड इलाका है वो संघर्ष से भरा है। मध्य में अवध अपनी पौराणिक गहराई के साथ खड़ा है। और पूर्वांचल? पूरब का पूर्वांचल विरह और शौर्य का एक अजीब सम्मिश्रण है। और नीचे दक्षिण पूर्व का जनजातीय इलाका पूरी तरह से प्रकृति और कृषि के चक्र से जुड़ा है। और इन सब क्षेत्रों को जो एक नाम आपस में जोड़ता है वो है नौटंकी। अरे हाँ, नौटंकी तो पूरी यूपी की जान है। ट्रांसक्रिप्ट में इसे पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य बताया गया है। इसकी उत्पत्ति हाथरस से मानी जाती है। इसमें तो काफी प्रेम कहानियां भी दिखाई जाती है ना? हाँ, जैसे लैला मजनू या फिर सामाजिक संदेशों को ढोलक और हारमोनियम की तेज धुनों के साथ पेश किया जाता है। मतलब ये सिर्फ एक नृत्य नहीं है, बल्कि एक चलता फिरता थिएटर है। बिल्कुल, जिसने सदियों तक लोगों का मनोरंजन करने और सूचना देने का काम किया है। लेकिन नौटंकी के इस शोर शराबे से निकलकर जब हम पश्चिमी यूपी की तरफ जाते हैं, यानी ब्रज क्षेत्र की गहराइयों में, हाँ, तो कला का रंग अचानक से बहुत गहरा और भक्तिमय हो जाता है। क्योंकि ब्रज क्षेत्र तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। सही कहा। इसलिए वहाँ की हर कला, हर लोकगीत और हर नृत्य के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति और प्रेम है। तो मतलब वहाँ के नृत्यों में कोई सांसारिक संघर्ष या दुख नहीं दिखता? ना के बराबर। वहाँ आपको मुख्य रूप से एक तरह का ईश्वरीय उल्लास देखने को मिलेगा। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। ब्रज क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है चरकुला, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया था। वही 108 दियो वाला। बिल्कुल। यह होली के आसपास शुभ अवसरों पर होता है। महिलाएं रथ के पहिए के ढांचे पर 108 जलते हुए दीपक रखकर नृत्य करती हैं। ये तो कमाल का संतुलन है। वही तो मैं सोच रहा था। मतलब जब हम बाजार से 2 थैले सामान लाते हैं तो हमारा शरीर संतुलन खोने लगता है। हाँ, हम लड़खड़ा जाते हैं। और ऐसे में सिर पर 108 जलते हुए दियों के साथ नाचना, ये शारीरिक संतुलन से ज्यादा किस तरह के मानसिक या आध्यात्मिक संतुलन को दर्शाता है? देखिए, इसे सिर्फ भौतिक विज्ञान या गुरुत्वाकर्षण के नियमों से समझना मुश्किल है।
ये एक ट्रांस या ध्यान की अवस्था है। एक मेडिटेटिव स्टेट। हाँ, जब कोई नर्तकी उस भारी चरकुला को अपने सिर पर रखती है तो वो अपने भौतिक शरीर के अस्तित्व को कुछ समय के लिए भूल जाती है। अरे वाह! दिए का प्रकाश ज्ञान और ईश्वरीय ज्योति का प्रतीक है। उस ज्योति को अपने सिर पर धारण करके नाचना असल में ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाने की प्रक्रिया है। ये विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक समर्पण है। इस समर्पण के और भी कई रूप ब्रज में दिखते हैं। स्रोत में रास या रासलीला का विस्तार से वर्णन है, जहाँ कृष्ण बीच में बांसुरी बजाते हैं और गोपियां उनके चारों ओर नाचती हैं। बिल्कुल, ये सीधा आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। फिर मयूर नृत्य भी तो है। हाँ, जहाँ पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण राधा जी को प्रसन्न करने के लिए मोर का रूप धारण करते थे। इसीलिए नर्तक आज भी मोरपंख पहनकर वो लीला करते हैं। और सावन के महीने में मंदिरों में झूला नृत्य होता है। महिलाओं का घड़ा नृत्य भी तो है, जहाँ वे घड़ों को एक के ऊपर एक रखकर संतुलन बनाती हैं। और निरंतर चलने वाला कीर्तन भी, मतलब पूरा का पूरा ब्रज क्षेत्र जैसे कभी ना खत्म होने वाले उत्सव का हिस्सा है। लेकिन ब्रज की ये हरी भरी प्रेम और मिठास से भरी दुनिया अचानक से बदल जाती है जब हम इस सांस्कृतिक नक्शे में दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। बुंदेलखंड के इलाके में। हाँ, बुंदेलखंड की भौगोलिक सच्चाई बिल्कुल अलग है। यह एक सूखा, पथरीला और पानी की कमी से जूझने वाला इलाका है। मतलब वहां जीवन का हर दिन एक संघर्ष है। बिल्कुल। ब्रज के नृत्यों में जो एक कोमल प्रेम था, वो बुंदेलखंड आते आते जीवन की कठोर वास्तविकताओं में बदल जाता है। अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद की तरह। सही कहा। यहाँ के नृत्य महलों या मंदिरों के सुरक्षित कोनों से नहीं, बल्कि धूल भरी धरती से निकलते हैं। जैसे कि बुंदेलखंड का ख्याल नृत्य। हाँ, ये किस मौके पर होता है? यह किसी बच्चे, विशेषकर पुत्र के जन्म की खुशी पर किया जाता है। नर्तक बांस और रंगीन कागज से बना एक मंदिरनुमा ढांचा सिर पर रखकर संतुलन बनाते हुए नाचते हैं। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो जहाँ जीवन इतना कठिन हो, जहां फसलें अक्सर सूखे की भेंट चढ़ जाती हों, बिल्कुल, वहाँ परिवार में एक नए सदस्य का आना, जीवन का एक नया अंकुर फूटना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं होता। इसलिए वहां जश्न मनाने के तरीके भी बहुत तीव्र और ऊर्जावान होते हैं। एकदम। इस तीव्रता का सबसे बड़ा उदाहरण मुझे स्रोत में मौजूद राई नृत्य लगा। अच्छा, राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है ना? हाँ, इसमें बताया गया है कि नर्तकियां थाली में रखे राई यानी सरसों के दाने की तरह बहुत तेजी से घूम घूम कर नाचती हैं। सरसों के दाने की तरह? हाँ, इसे पढ़ते ही मुझे फिजिक्स के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या केंद्रापसारक बल का विचार आया। वो कैसे? देखिए, जब कोई चीज एक धुरी पर तेजी से घूमती है तो वो बाहर की तरफ एक जबरदस्त ऊर्जा फेंकती है। शायद जीवन के उस कठिन संघर्ष से पैदा हुए तनाव को बाहर निकालने का ये एक प्राकृतिक तरीका है। उसे एक जश्न में बदलने का तरीका। बिल्कुल, ये अच्छी फसल होने या राजाओं के युद्ध में जीत के मौके पर किया जाता है। वो तेजी से घूमना उस रूखी और शांत धरती पर जीवन का एक बवंडर खड़ा करने जैसा है। क्या बात है, बहुत सही उपमा दी आपने। और इसके अलावा बुंदेलखंड की संस्कृति में आत्मरक्षा और शौर्य का भी बड़ा महत्व रहा है। जैसे पायडंडा नृत्य। हाँ, जिसे वहाँ का डांडिया या दिवारी नृत्य भी कहा जाता है। ये तो अहीर या यादव समुदाय द्वारा दिवाली पर शौर्य और वीरता के प्रतीक के रूप में किया जाता है, जो भगवान कृष्ण के अपने ग्वाल मित्रों के साथ लाठियों से किए जाने वाले छद्म युद्ध पर आधारित है। और ये सूची काफी लंबी है। बुंदेलखंड में प्रजापति या कुम्हार समुदाय का धुरिया नृत्य है, जिसमें पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके नाचते हैं। फिर धोबी समुदाय द्वारा विवाह के मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला पारंपरिक कनारा नृत्य है। बधाई नृत्य भी है, जो जन्म या विवाह पर शीतला देवी को धन्यवाद देने के लिए होता है। लकड़ी के घोड़े को कमर से बांधकर किया जाने वाला घोड़ा नृत्य है। और किसानों का सौर या सोरा नृत्य है, जो फसल कटाई के अवसर पर उनकी मेहनत के फलने का जश्न है। तो बुंदेलखंड के ये सारे नृत्य मिट्टी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन बुंदेलखंड से निकलकर जब हम मध्य उत्तर प्रदेश यानी अवध के इलाके की तरफ बढ़ते हैं तो कलाओं का स्वरूप एक बार फिर एक बड़ा मोड़ लेता है। बुंदेलखंड की धूल और पसीने की जगह अब भगवान राम के आदर्श ले लेते हैं। हाँ, राजशाही प्रभाव और पौराणिक कथाएं। अवध की लोक कलाएं रामचरितमानस और रामायण के प्रसंगों से गहराई से प्रेरित हैं। जैसे घेड़िया नृत्य, जिसे भगवान राम के 14 वर्ष का वनवास काटकर
अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में दशहरे और दिवाली पर किया जाता है। इसके अलावा जोगिनी नृत्य है जो रामनवमी पर होता है। हाँ, इसमें पुरुष साधुओं या महिलाओं यानी साध्वी का वेश धारण करके भगवान राम को समर्पित के नृत्य करते हैं। और कलाबाजी या कच्ची घोड़ी नृत्य भी है जहां नर्तक बांस की नकली घोड़ी कमर पर बांधकर वीरता का भाव दिखाता है। लेकिन इस पूरे अवध और बुंदेलखंड के पैटर्न को देखते हुए मेरे दिमाग में एक अड़चन आ रही है। कैसी अड़चन? हमने बुंदेलखंड के धुरिया नृत्य में देखा कि पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाच रहे हैं, और अब अवध के जोगिनी नृत्य में भी वही हो रहा है, पुरुष महिलाओं का वेश धारण कर रहे हैं। मेरी पहली सोच ये थी कि शायद सदियों पहले सामाजिक रूढ़ियों के कारण महिलाओं को सार्वजनिक रूप से नाचने की मनाही रही होगी। तो आपको लगा इसलिए पुरुषों ने उनकी जगह ले ली? हाँ, लेकिन स्रोत जिस तरह से इसे भगवान को समर्पित कर रहा है, ये किसी गहरी सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक परंपरा की ओर इशारा कर रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है। ये सिर्फ महिलाओं के सार्वजनिक मंचों पर न होने की मजबूरी का नतीजा नहीं है। तो इसके पीछे असल वजह क्या है? देखिए, भारतीय भक्ति परंपरा में, विशेषतः सगुण भक्ति में, एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक दर्शन है जिसे गोपी भाव या सखी भाव कहा जाता है। गोपी भाव? हाँ, इस दर्शन के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ही पुरुष या सर्वोच्च सत्ता है और वो ईश्वर है, चाहे वे राम हो या कृष्ण। और बाकी सभी जीव, चाहे उनका लौकिक लिंग कुछ भी हो, उस ईश्वर के सामने स्त्रैण प्रकृति या गोपिकाएं हैं। अच्छा, तो जब एक पुरुष नर्तक महिला का वेश धारण करता है तो वो असल में अपने पुरुषवाचक अहम का त्याग कर रहा होता है। ये ईश्वर के सामने पूर्ण समर्पण करने के लिए अपनी सांसारिक पहचान को मिटाने की एक बहुत ही जटिल आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये बहुत ही खूबसूरत नजरिया है। ये केवल वेशभूषा बदलना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को उतारकर पूरी तरह से समर्पण कर देना है। बिल्कुल। तो चलिए, अवध के इस गहरे वैचारिक पृष्ठभूमि से आगे बढ़ते हुए अब हम पूर्वांचल की ओर चलते हैं। बिहार की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र। हाँ, ये क्षेत्र एक अलग ही सामाजिक तारेबाने को दर्शाता है। यहाँ आपको तलवारों की खनक के साथ साथ विरह और पलायन का गहरा दर्द भी सुनाई देता है। उलांचल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ का इतिहास और वर्तमान दोनों ही बहुत उथल पुथल भरे रहे हैं। यहाँ राजपूतों के शौर्य का भी इतिहास है और रोजगार के लिए सदियों से हो रहे पलायन की हकीकत भी है। ट्रांसक्रिप्ट में छोलिया नृत्य का वर्णन है। वैसे तो ये मूल रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का है, लेकिन पूर्वांचल के राजपूत समुदाय में भी विवाह के अवसरों पर इसका बहुत प्रचलन है। बिल्कुल। इसमें नर्तक पूरी सैनिक वेशभूषा में तलवार और ढाल लेके युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। विवाह जैसे कोमल अवसर पर युद्ध का ये अभ्यास उस समुदाय के लड़ाकू इतिहास को जीवंत रखता है। लेकिन इन सब के बीच जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो है विदेशिया नृत्य। विदेशिया कोई आम लोक नृत्य नहीं है, ये एक पूरा का पूरा शोक गीत है जो अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? स्रोत स्पष्ट करता है कि विदेशिया उन पत्नियों द्वारा किया जाता है जिनके पति काम और आजीविका की तलाश में परदेश चले गए हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली या कलकत्ता। हाँ, ये उनके वियोग, अकेलेपन और याद को स्वर देता है। अगर मैं इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो ये मुझे आज के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की याद दिलाता है। ये तुलना तो बड़ी सटीक है। मतलब आज जब कोई अपना दूर होता है तो लोग एक टेक्स्ट मैसेज या वीडियो कॉल के इंतजार में जो दर्द और बेचैनी महसूस करते हैं ना, हाँ, वो छटपटाहट। विदेशी असल में उसी बेचैनी का सदियों पुराना संगीतमय वर्जन है। भावनाएं बिल्कुल वही हैं। तकनीक बदल गई है, लेकिन किसी अपने के दूर जाने की जो टीस है वो आज भी वैसी ही है। उस विरह की पीड़ा को शायद विदेशिया से बेहतर कोई कला रूप नहीं समझा सकता। और पूर्वांचल की विविधता यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ के लोक नृत्यों में जानवरों और आजीविका के साधनों का भी बड़ा सम्मान है। जैसे धोबिया नृत्य? बिल्कुल। ये धोबी समुदाय द्वारा विवाह या संतान के जन्म पर किया जाता है। इसकी खासियत यह है कि ये सिर्फ इंसानों का जश्न नहीं है। तो इसमें गधे का भी जिक्र है ना? हाँ, ये धोबी और उसके सबसे वफादार साथी, उसके गधे, के बीच के गहरे संबंध और उनके महत्व को दर्शाता है। एक पशु को लोक कला में इतनी अहमियत देना अपने आप में बहुत खास बात है। इसके अलावा पूर्वांचल में कहार जाति द्वारा विवाह या त्योहारों पर कहरवा नृत्य किया जाता है। और अवध की कलाबाजी की ही तरह यहाँ भी कटघोड़वा नृत्य है, जिसमें बांस का घोड़ा बांधकर शौर्य का प्रदर्शन होता है। और अहीर समुदाय द्वारा भगवान कृष्ण के नटवर रूप की नकल करते हुए नटवरी नृत्य किया जाता है। पूर्वांचल का समाज अपने हर रंग, हर जाति और हर पेशे के लिए एक अलग कला रूप विकसित कर चुका है। और अंत में
इस सांस्कृतिक नक्शे का जो आखिरी पड़ाव है वो हमें राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से की ओर ले जाता है। यानी तराई क्षेत्रों और जंगलों की ओर। हाँ, मिर्जापुर और सोनभद्र का इलाका, जहाँ जनजातीय ताल और कृषि का एकदम सामूहिक रूप देखने को मिलता है। यहाँ की कलाएं पूरी तरह से प्रकृति और मौसम के चक्र के अधीन है। जैसे खरवार जनजाति द्वारा फसल की कटाई के समय कर्मा नृत्य किया जाता है। इसी इलाके की जनजातियां अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए देवताओं को मनाने के लिए चोलार नृत्य करती हैं। सावन और भादों के महीने में बारिश का स्वागत करने के लिए महिलाओं द्वारा गाया और नाचा जाने वाला कजरी भी मिर्जापुर और वाराणसी की एक बहुत ही सशक्त परंपरा है। लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प है हुड़का नाच या हुड़किया बोल, जो मूल रूप से उत्तराखंड का है, लेकिन यूपी के तराई इलाकों में बहुत किया जाता है। बिल्कुल, खासकर धान की रोपाई के समय एक व्यक्ति हुड़का बजाता है, जो कि डमरू जैसा एक वाद्य यंत्र है, और बाकी सारे लोग खेत में धान बोते हुए एक साथ नाचते हैं। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि खेतों में जहां इतनी भारी शारीरिक मेहनत हो रही है, घुटनों तक कीचड़ में झुककर काम करना पड़ रहा है, वहां कोई नाचेगा क्यों? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। असल में हुड़का नाच सिर्फ एक कला प्रदर्शन नहीं है, ये खेतों में भारी श्रम करने वाले किसानों के लिए सामूहिक प्रेरणा का काम करता है। मतलब एक तरह का टूल है। हाँ, हुड़के की जो ताल है वो एक मेट्रोनोम की तरह काम करती है। इससे खेत में काम कर रहे 20 लोग एक ही लय में एक साथ उठते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक ही गति से धान रोपते हैं। अरे वाह! ये संगीत का उपयोग करके थकान को कम करने और काम के आउटपुट को बढ़ाने का एक बेहद प्राचीन और वैज्ञानिक तरीका है। ये जानकर तो नजरिया ही बदल जाता है। संगीत यहाँ केवल कानों को अच्छा लगने वाला शोर नहीं है, ये एक सीधा सीधा वर्किंग टूल है जो श्रम को आसान बना रहा है। बिल्कुल सही। इस पूरी चर्चा ने स्रोत सामग्री को देखने का हमारा चश्मा पूरी तरह बदल दिया है। जो छात्रों को रटने के लिए एक सूखी हुई लिस्ट लगती है, वो असल में मानव जीवन का एक पूरा लाइफ साइकिल है। हम कह सकते हैं कि एक जीवंत इतिहास है। कैसे? देखिए, बुंदेलखंड में एक बच्चे का जन्म होता है तो ख्याल नृत्य होता है। वो बड़ा होता है, उसकी शादी का जश्न पूर्वांचल में छोलिया या कनारा के रूप में मनता है। और फिर? और वो आजीविका के लिए धान बोने जाता है तो हुड़का नाच होता है। फसल पकने पर राई या कर्मा का उल्लास होता है। और जब वही व्यक्ति मजबूर होकर बड़े शहर कमाने चला जाता है तो पीछे से उसका परिवार विदेशिया गाकर अपने आंसू पहुंचता है। बिल्कुल, ये लोक नृत्य किसी भी इंसान के पैदा होने से लेकर उसके जीवन के हर छोटे बड़े संघर्ष का एक चलता फिरता डॉक्यूमेंटेशन है। और यही कारण है कि इन कलाओं का अध्ययन केवल परीक्षाएं पास करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सही कहा, ये हमारी जड़ों, हमारे समाज की बनावट और हमारी मानव जाति की सामूहिक स्मृति को समझने का सबसे प्रामाणिक रास्ता है। तो आज की इस गहरी छानबीन को हम एक ऐसे विचार के साथ समाप्त करते हैं जो शायद लोगों को अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। वो विचार क्या है? हमने देखा कि कैसे सदियों पहले के समाज ने अपनी खेती, अपने अलगाव, अपनी भक्ति यानी अपनी पूरी जीवन शैली को लोक नृत्य में ढाल दिया। हाँ, बिल्कुल। आज की इस आधुनिक दुनिया में जहां हमारा अधिकांश समय इंटरनेट पर, ऑफिस की कुर्सियों पर और स्क्रीन के सामने बीतता है, सोचने वाली बात है कि अगर आज की इस डिजिटल जीवन शैली को दर्शाने के लिए कोई नया लोक नृत्य आकार ले तो उसका स्वरूप कैसा होगा? ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या उसके स्टेप्स स्मार्टफोन पर किए जाने वाले स्वाइप की तरह होंगे, या फिर वो वायरल ट्रेंड्स की कोई ऐसी आधुनिक रासलीला होगा जहां हम सब एक अदृश्य एल्गोरिथम की धुन पर बिना सोचे समझे नाच रहे हैं? सच में ये तो सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार जब भी कोई लोक धुन कानों में पड़े तो सिर्फ उसकी ताल मत सुनिएगा, उसके पीछे छिपे उस पूरे जीवन को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा।